सो सैम्पल क्वेश्चन पेपर सेम पैटर्न, इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट 26 से 49 में 20 और 50 से 55 केस स्टडी रहेगा। चलो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें इनकरेक्ट मतलब गलत कौन सा है, 4 स्टेटमेंट में गलत कौन सा है देख के अगर आंसर बता सकते हो तो। पहला वाला x इक्वल्स टू स्टार y, my अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू दीपेश, while इक्वल्स टू, while का w कैपिटल है 400, none of these। कौन सा गलत है? कुछ आइडिया लग रहा है कौन सा गलत है इसमें से? फर्स्ट वाला गलत है, ए। क्यों? क्योंकि हमेशा ऑपरेटर जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर पहले आता है और इक्वल्स टू बाद में। जैसे प्लस इक्वल्स टू होता है, माइनस इक्वल्स टू होता है, स्टार इक्वल्स टू होगा। तो ये पहला वाला इसमें गलत है, इसको मार्क कर लेना पहले वाले को। और बाकी जो है ये अंडरस्कोर है, ये सही है। इक्वल्स टू हम वेरिएबल इसको असाइन कर सकते हैं स्ट्रिंग से, ये सही है। W यहाँ पे कैपिटल है इसीलिए ये वाला भी सही है। अगर ये स्मॉल होता तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि कीवर्ड जो है वाइल अगर स्मॉल लेटर में W होता या ये फॉर, तो ये हम आइडेंटिफायर्स में यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल का जो नाम होता है उसमें हम लोग रिजर्व्ड वर्ड्स, कीवर्ड्स जैसे इफ, फॉर, एल्स, एलिफ, वाइल, ये सब हम नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में ये करेक्ट है क्योंकि W कैपिटल कर दिया है। तो कैपिटल में अगर कीवर्ड लिखा हुआ है या कोई एक अल्फाबेट कैपिटल में है तो वो कीवर्ड नहीं होगा, तो उसको हम वेरिएबल के नाम में डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से एक क्वेश्चन आएगा जिसमें कीवर्ड्स को तो तुम पहचानते ही हो जो तुम लोग यूज करते हो प्रोग्रामिंग में। अगर वो डायरेक्टली दिया हुआ है, यूज किया गया है एज ए वेरिएबल नेम, तो वो गलत होगा। लेकिन उसका अगर एक अल्फाबेट या पूरे को अगर कैपिटल कर दिया गया है तो वो सही होगा, आइडेंटिफायर वेरिएबल के नाम में। बाकी यहाँ पे तो ये फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर पहले आता है। असाइनमेंट जो ये मैथमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर्स है उसमें मैथमेटिकल जो भी प्लस माइनस ये पहले आता है, इक्वल्स टू बाद में आता है। तो ये होना चाहिए था x स्टार इक्वल्स टू y होना चाहिए था, इसीलिए ये वाला ए इसका गलत है। चलो 2 का बता दो। 2 में क्या आएगा? कंसिडर अ डिक्लेरेशन L इक्वल्स टू 35 ब्रैकेट में है। नॉर्मली ये राउंड ब्रैकेट हम लोग किस में यूज करते हैं? टपल में यूज करते हैं। लेकिन टपल में अगर सिंगल वैल्यू रखना है तो उसमें कॉमा डालना पड़ता है। 35 के बाद एक कॉमा डालोगे तो वो टपल कहलाता है। इसमें एक सिंगल वैल्यू तो ये इंटीजर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डेटा टाइप ऑफ L? देखो ये वाला क्वेश्चन आता ही है। नॉर्मली हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट में बहुत सारे वैल्यूज है तो हम लिस्ट लिखते थे। अगर राउंड ब्रैकेट में बहुत सारे वैल्यूज है तो हम टपल लिखते थे। अगर कर्ली ब्रेस में कीज और वैल्यूज हम डिक्शनरी लिखते थे। और नॉर्मल जो वैल्यू दिया रहता था बिना कोई ब्रैकेट के हम इंटीजर लिखते थे। अब इन्होंने क्या किया है कि एक वैल्यू को राउंड ब्रैकेट में डाल दिया। टपल में कॉमा डालना पड़ता है। 35 के बाद कॉमा डालोगे तो ये टपल होता। तो इसका आंसर इंटीजर होगा। ठीक है, इसका आंसर इंटीजर होगा। फर्स्ट वाले का आंसर। चलो थर्ड वाला करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू रिपीट सम कोड इन पाइथन? पाइथन में हम फॉर यूज करते हैं रिपीटेशन के लिए और वाइल यूज करते हैं। डू वाइल जो है ये पाइथन में यूज नहीं होता है। ये नॉर्मली दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो C++, जावा, वहां पे यूज होता है। लेकिन पाइथन में खाली फॉर और वाइल यूज होता है, डू वाइल नहीं होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। द डैश स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द होल लूप। पूरे लूप को टर्मिनेट, जिस लूप में है उससे अगर बाहर निकलना है, टर्मिनेट करना है, तो हम ब्रेक यूज करते हैं। और अगर कंटिन्यू होता तो फिर क्या क्वेश्चन होता? इट टेक्स द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ दैट लूप। अगर लूप में कंटिन्यू यूज करोगे तो उस लूप का नेक्स्ट वैल्यू लेके वो एग्जीक्यूट करेगा, उस वैल्यू को एग्जीक्यूट नहीं करेगा जहां पे कंटिन्यू किए हैं हम। और ब्रेक से क्या होता है?
टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट लूप, खाली लूप को वो टर्मिनेट करता है, और एग्जिट से क्या होता है, पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक से हम कोई भी लूप से बाहर आना है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, किसी भी लूप से। अगर सपोज नेस्टेड लूप है तो वो उसी लूप से बाहर आएगा जिसके अंदर वो डिक्लेयर्ड है। सपोज एक फॉर के अंदर, दूसरे फॉर के अंदर तीसरा फॉर है, और लास्ट वाले थर्ड फॉर के अंदर मैंने ब्रेक लिखा है, तो वो थर्ड फॉर के बाहर आएगा। ठीक है, मतलब सेकेंड फॉर लूप में आके फिर वो अपना काम करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा। तो इसका आंसर ब्रेक हो गया। नेक्स्ट, नेगेटिव इंडेक्स -1 बिलोंग्स टू डैश ऑफ स्ट्रिंग। ये तो पता है तुम लोग को, नेगेटिव -1 कौन सा कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग का, लिस्ट का? लास्ट। ठीक है, हाँ, लास्ट कैरेक्टर होगा, लास्ट कैरेक्टर होगा। अगर फर्स्ट कैरेक्टर होगा तो इंडेक्स क्या लिखोगे? फर्स्ट 0, और दूसरा फॉरवर्ड में 1, फॉरवर्ड में 0 होगा, और जब हम रिवर्स लेते हैं तो पहले कैरेक्टर, सपोज कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है, कंप्यूटर साइंस सी को मेरे को प्रिंट कराना है, तो एक तो स्ट्रिंग का नाम जो भी एस रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में 0, इंडेक्स उसका 0 पहला कैरेक्टर के लिए, और दूसरा होता है उसका माइनस लेन ऑफ स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग का जितना भी लेंथ है। ठीक है, क्योंकि -1 से जब हम उल्टा रिवर्स इंडेक्सिंग करते हैं तो -1, -2, -3, तो जो पहला कैरेक्टर है उसको माइनस ऑफ लेन ऑफ स्ट्रिंग लेने से भी वो पहला कैरेक्टर प्रिंट करेगा। लास्ट कैरेक्टर का भी 2 है, एक -1 है यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर के लिए, और दूसरा अगर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग देखोगे तो फिर लेन -1 होता है लास्ट कैरेक्टर के लिए। हर एक कैरेक्टर के लिए 2 इंडेक्स होता है, एक पॉजिटिव इंडेक्स होता है, एक नेगेटिव इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स लास्ट कैरेक्टर, ये वाला तो आंसर ठीक है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। सेकेंड लास्ट के लिए क्या क्या लिखोगे बता दो, अगर सेकेंड लास्ट होता तो? नेगेटिव में तो सेकेंड लास्ट -2 होता, और पॉजिटिव इंडेक्स में हम 0, 1, 2, 3 करके लेन ऑफ स्ट्रिंग -2। ठीक है, माइनस पॉजिटिव में डायरेक्टली हम पॉजिटिव में प्लस करके लिखते हैं, तो लेन ऑफ स्ट्रिंग -2, और नेगेटिव में -2 आता। अगर नेगेटिव पूछते सेकेंड लास्ट कैरेक्टर, यहाँ पे अगर -2 लिखा रहता तो सेकेंड लास्ट कैरेक्टर लिखते। ठीक है, और नेगेटिव इंडेक्स में फर्स्ट कैरेक्टर के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस लेन ऑफ स्ट्रिंग। पॉजिटिव इंडेक्स में 0 होता फर्स्ट कैरेक्टर के लिए, पॉजिटिव में शुरू से हम लोग 0, 1, 2, 3, 4 करके पॉजिटिव में 0 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव इंडेक्स पूछा जाता फर्स्ट कैरेक्टर के लिए तो माइनस लेन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का जितना लेंथ है उसके आगे माइनस। अगर सपोज कंप्यूटर है तो COMPUTER 8 कैरेक्टर्स से कंप्यूटर में, तो -8 होता अगर फर्स्ट कैरेक्टर को एक्सेस करना होता, और नेगेटिव इंडेक्स पूछा जाता और स्ट्रिंग में कंप्यूटर दिया रहता तो -8 लिखते। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट? इसका आउटपुट क्या होगा? ट्राई करो। 6 का आंसर स्लाइसिंग दिया है। जब कुछ भी नहीं दिया रहता है स्टार्ट वैल्यू तो शुरू से स्टार्ट करता है, एंड वैल्यू भी कुछ भी नहीं दिया है तो लास्ट तक जाएगा। 4 दिया है इसका स्टेप वैल्यू। नॉर्मली स्लाइसिंग क्या होता है, स्टार्ट कोलन स्टॉप कोलन स्टेप। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से शुरू करना है वो पहले रहता है, कोलन के बाद कहाँ तक वो चलेगा उससे एक पहले रुक जाता है, और उसके बाद जो दूसरे कोलन के बाद रहता है वो स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू मीन्स उतना छोड़ छोड़ के। तो यहाँ पे केवी से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट तक जा रहा है, तो पहले तो केवी प्रिंट होगा। उसके बाद फोर्थ, तो उसके बाद फोर्थ मतलब 1, 2, 3, 4, तो उसके बाद स्कूल प्रिंट होता।
तो इसमें खाली केवी स्कूल प्रिंट होता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या लिखोगे? सी लिखोगे, केवी स्कूल। इसको अच्छे से समझ लो क्योंकि ये स्लाइसिंग तो आएगा ही एक क्वेश्चन। अगर स्लाइसिंग में स्टार्ट वैल्यू कुछ भी नहीं दिया है तो शुरू से स्टार्ट करना है। अगर 0 दिया है तो 0 भी शुरू से होता है। अगर 1 दिया है तो इज से स्टार्ट करोगे, 2 दिया है तो द से स्टार्ट करोगे। तो ये इसका इंडेक्स जो है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू में दिया रहेगा। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो शुरू से स्टार्ट होगा। स्टॉप वैल्यू भी वही सेम है। स्टॉप वैल्यू में अगर कुछ भी दिया है नहीं है तो लास्ट तक चलेगा, और अगर दिया हुआ है वैल्यू तो उससे एक पहले रुक जाएगा। सपोज इसमें जैसे 0 1 2 3 4 5 6, तो अगर 6 दिया रहता तो 6 से पहले इन तक रुक जाता। ठीक है, अब ये स्टेप वैल्यू है। स्टेप वैल्यू मीन्स उतना छोड़ के, तो यहाँ पे 4 मीन्स केवी के बाद 1 2 3 4, फोर्थ वाला क्या है? स्कूल है, तो केवी स्कूल प्रिंट हो रहा है। अच्छा, इसमें सपोज मेरे को अगर ये प्रिंट कराना होता, फर्स्ट वाला प्रिंट कराना होता, तो इसके स्लाइसिंग में क्या लिखा रहता? सपोज मेरे को ये ए वाला ऑप्शन प्रिंट कराना होता, तो स्लाइसिंग में क्या लिखा रहता? यहाँ पे क्या लिखा रहता? शुरू से स्टार्ट हो रहा है और बेस्ट तक, तो बेस्ट के बाद वाला टर्मिनेशन में डालते हैं हम। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4, स्कूल 4 में है, उससे पहले रुकेगा एक। तो यहाँ पे 0:4 भी लिख सकते थे, उससे पहला वाला प्रिंट होता, या फिर खाली :4 लिखने से भी पहला वाला प्रिंट होता। ठीक है, ये स्लाइसिंग को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, स्लाइसिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे ही। ये जो पॉजिटिव इंडेक्स, नेगेटिव इंडेक्स, स्लाइसिंग, लिस्ट का, स्ट्रिंग का एक्सेस करना, इंडेक्स से एक्सेस करना, ये तो क्वेश्चंस आएंगे ही। प्लस ये जो शुरू का जो टोकन्स, आइडेंटिफायर्स, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। पूरा जो वीडियोस है उसमें पूरे पे जब वहाँ पे एक्सप्लेनेशन है ऑपरेटर्स का, वैलिड इनवैलिड आइडेंटिफायर्स का, इसका एक एक क्वेश्चन आएगा। तो उस हिसाब से तुम प्रिपरेशन, अभी तो सफिशिएंट 7 डेज है, लेकिन पूरे टाइम को यूटिलाइज करना है तुमको। टाइम टेबल बना के अभी कर लो, आज और कल प्रैक्टिस कर लो, फिर डेली एक एक क्वेश्चन पेपर में डालती जाऊंगी, सॉल्व करते रहना, तो आराम से फिर स्कोर अच्छा हो जाएगा। प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट के लिए हम खाली :4, ये स्टेप वैल्यू नहीं आएगा उसमें, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस प्रिंट हुआ है। स्टेप वैल्यू डाल दोगे तो उतना छोड़ छोड़ के प्रिंट होगा। अच्छा, सेकेंड वाला जो है उसमें 1 2 3 बेस्ट, फिर 1 2 3 इंडिया। तो सेकेंड वाले का क्या होगा स्लाइसिंग? ये लिस्ट के आगे क्या लिखा रहेगा कि सेकेंड वाला प्रिंट हो? सपोज क्वेश्चन पेपर में आ गया कि सेकेंड वाले को प्रिंट कराने के लिए क्या कमांड है, ये कमांड को ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो सेकेंड वाले के लिए क्या लिखोगे तुम लोग? एक तो है ::3, ::3 में क्या हो रहा है, शुरू से लेके लास्ट तक 3 मीन्स केबी के बाद 1 2 3 बेस्ट प्रिंट होगा, फिर 1 2 3 इंडिया प्रिंट होगा। तो ::3 सही है। सेकेंड क्या है, इंडिया तक प्रिंट करना है तुमको, तो 0::3, उससे भी ये प्रिंट होगा, सेकेंड वाला ऑप्शन प्रिंट होगा। ठीक है, स्लाइसिंग हम लोग एक काम करेंगे, स्लाइसिंग और इसका हम लोग पूरा एक दिन एक पूरा क्लास ही रख लेंगे, तो इसका अच्छे से पूरे जितने एग्जाम्पल्स है उतना प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलो लास्ट वाला ऑप्शन के लिए क्या चाहिए तुमको, केवी इज द बेस्ट स्कूल। इसके लिए तुमको 0 से लेके इन डालोगे, तो 0 1 2 3 4 5, 0:5 या फिर :5 डालोगे तो ये प्रिंट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन टपल। अब ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, कौन सा है पाइथन टपल? ए ऑप्शन, हाँ ए ऑप्शन है। राउंड ब्रैकेट होगा और जो स्ट्रिंग होता है उसमें सिंगल कोट्स या डबल कोट्स होता है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा बाकी ऑप्शंस भी एक बार देख लो, अगर स्क्वायर ब्रैकेट होता तो वो लिस्ट होता, अगर यहाँ पे पाइथन लिस्ट लिखा रहता तो स्क्वायर ब्रैकेट दिया होता। ठीक है, कर्ली ब्रेस में की कोलन वैल्यूज होने चाहिए, तो ये तो कर्ली ब्रेस अगर डिक्शनरी पूछेंगे तो की कोलन वैल्यूज, जिसमें कोई भी अगर स्ट्रिंग होगा तो वो सिंगल कोट या डबल कोट्स में होगा। और ये जो होता है हाइब्रिड या हेट्रोजीनियस, जैसे अराउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरीके से नहीं हो सकता। हाँ, नेस्टेड हो सकता है, एक लिस्ट के अंदर दूसरे लिस्ट, या फिर एक टपल के अंदर दूसरे टपल, नेस्टेड हो सकता है। लास्ट वाला तो डिक्शनरी एम्प्टी डिक्शनरी है, तो अगर एम्प्टी डिक्शनरी पूछते तो हम लास्ट वाले को टिक करते। बाकी ऑप्शंस को भी अच्छे से केयरफुली देखोगे जब सॉल्व करोगे पेपर को, तो बाकी ऑप्शंस भी एक बार देख लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर्स ऑफ लिस्ट, लिस्ट के फीचर्स, इसमें से कौन कौन से लिस्ट के फीचर्स है। लिस्ट इज म्यूटेबल, वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, यस करेक्ट। लिस्ट इज अ सीक्वेंस डेटा टाइप, यस करेक्ट। लिस्ट दिस प्रिंट्स रिवर्स ऑफ अ लिस्ट, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव हो गया। ठीक है, सारे करेक्ट हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 9th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विल रिटर्न द की वैल्यू पेयर्स ऑफ अ डिक्शनरी। की और वैल्यू दोनों हमको जब डिस्प्ले कराना होता है तब हम नॉर्मली आइटम्स यूज करते हैं। ठीक है, खाली कीज के लिए हम कीज लिखेंगे, खाली वैल्यूज के लिए वैल्यूज लिखेंगे, और जब दोनों को प्रिंट कराना है, की वैल्यू पेयर लिखा हुआ है क्वेश्चन में डिक्शनरी का, तो हम आइटम्स इसमें डालेंगे। ठीक है, इसको याद रखना, डिक्शनरी के खाली कीज के लिए कीज वैल्यूज एस रहता है, और की वैल्यू पेयर दोनों को प्रिंट कराने के लिए आइटम्स। देखो ज्यादातर क्वेश्चंस अगर ध्यान से देखोगे 50% से 50% क्वेश्चन जो है तुम्हारा 11th क्लास के सिलेबस से बन रहा है, तो इसीलिए तुमको रिवीजन टूर को अच्छे से सॉल्व करना है। उसके बाद फंक्शंस के क्वेश्चंस होंगे, लास्ट में टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और सीएसवी फाइल को भी अच्छे से हम सॉल्व करेंगे। फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग आएगा, तो एक्सेप्शंस वाला जो एनसीईआरटी का जो है उसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे। तो अभी टाइम हमारे पास कम ही है, 7 डेज में तुमको पूरा 11th का रिवीजन करना है, 12th का एक्सेप्शन हैंडलिंग करना है, फिर टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल का थ्योरी पोर्शन, जैसे पिकलिंग, अनपिकलिंग, सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशंस, फिर उसके सारे फंक्शंस, फिर उसके मोड्स, अपेंड मोड, राइट मोड, रीड मोड, सबको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो 10th वाले क्वेश्चन, चूज करेक्ट आंसर। टी दिया हुआ है, देखो नाम टी दिया है लेकिन ये एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर और एक लिस्ट है। प्रिंट, अब ये कोलन कोलन -1, ये तो सबको पता है क्या करता है कोलन कोलन -1, कोलन कोलन -1 बोलो क्या करता है, रिवर्स करता है। ठीक है, किसी का माइक ऑन है, हर्ष तुम्हारा माइक ऑन है, सॉरी मैम। हाँ ऑफ कर लो। तो कोलन कोलन -1 रिवर्स करेगा, तो इस लिस्ट का रिवर्स करते समय उसके कैरेक्टर्स को रिवर्स नहीं करेगा। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो लिस्ट है ये पहले आ जाएगा, लेकिन एज इट इज 34, 43 एज इट इज रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है यश, वो आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 10th का पी होगा आंसर। आगे समझ में कैसे हो रहा है। इसमें जब हम रिवर्स करते हैं तो वो पूरा जो एक एलिमेंट है वो एज अ एलिमेंट वो आ जाएगा, ये नहीं कि उसके कैरेक्टर्स को रिवर्स करेगा। जैसे ये एक एलिमेंट है तो ये एज इट इज रहेगा, ये नहीं कि 38 पहले आ जाएगा उसके बाद इसके अंदर का जो एलिमेंट्स वो रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, तो कोलन कोलन -1 इज यूज्ड टू रिवर्स बट द एलिमेंट्स रिमेन एज इट इज।
तो यहाँ पे जो मार्क्स है वो मार्क्स ही रह जाएगा, उसका रिवर्स नहीं होगा, मार्क्स का रिवर्स नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द सेक्शन बी। पूरा तुम लोग का आउटपुट है, प्रेडिक्शन आउटपुट्स है, कैलकुलेशंस है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा तुम लोग को सॉल्व करने के लिए। तो कोशिश करोगे कि फर्स्ट 30 मिनट्स में सेक्शन ए सॉल्व कर लो, उसके बाद जो आउटपुट क्वेश्चंस है उसको पूरा सॉल्व करके सेक्शन बी सॉल्व करने के बाद सेक्शन सी में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, केस स्टडी रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, तो सेक्शन सी जल्दी से हो जाएगा। लेकिन सेक्शन बी के 20 क्वेश्चंस जो आउटपुट क्वेश्चंस है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तुम लोगों को। तो इसको सॉल्व करो। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसमें हम माई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट वैल्यू 10 है, सेकेंड वैल्यू 20 है। तो n1 के पास 10 है, n2 के पास 20 है। अब ये फॉर में 10 से लेके 20 मतलब एक पहले रुक जाएगा, 19 तक रुक जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है, अगर n1 x से डिविजिबल है, ठीक है, इसमें खाली हमने n1 को लिया है, n1 क्या है 10, तो 10 अगर डिविजिबल है तो वो उस x को प्रिंट कर रहा है। तो पहला वैल्यू हमारा 10 है, तो पहला वैल्यू 10 जो है 10 से डिविजिबल है, यस, तो वो 10 को प्रिंट कर रहा है। उसके बाद x ने 11 लिया, 12 लिया, 13 लिया, 14 लिया। क्या होगा इसका आंसर 11th का? केमिस्ट्री देखकर सब थक गए हो? एक ही वैल्यू से खाली होगा ना डिवाइड। n1 का वैल्यू 10 है, ठीक है, n1 को हम डिवाइड करके देख रहे हैं, किस किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं हम, n1 से लेके n2 का वैल्यू 20 है 19 तक। तो 10 किससे डिवाइड होगा? 10 तो खाली 10 से ही डिवाइड होता है बस। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 से तो डिवाइड होगा नहीं। तो यहाँ पे खाली जिससे डिवाइड हो रहा है बस उस वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, तो 10 ही प्रिंट होगा खाली इसमें। आगे समझ में? जो नहीं आ रहा है एक बार पूछ लो। अच्छा, अगर मेरे को ये प्रिंट कराना होता 10 से लेके 20, तो मैं यहाँ पे क्या करती, n2 + 1 लिखती और स्टेप वैल्यू कॉमा 2 लिख के, या फिर इवन नंबर्स दिख रहा है तुमको, ये सारे इवन नंबर्स है, तो x की जगह पे मैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे x% 2 लिखती, तो फिर ये a प्रिंट होता। ठीक है, a के लिए क्या चेंज किया मैंने, यहाँ पे n2 + 1 किया, तो ये 21 हो गया, तो 20 तक प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे मैंने x% 2 किया, तो 10 से लेके 20 तक जो जो 2 से डिविजिबल है वो प्रिंट होता। ठीक है, इस केस में। और अगर मेरे को 12 16 20 प्रिंट कराना होता, तो यहाँ पे स्टेप 4 दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं n1 के जगह पे, क्योंकि ये 10 को स्किप कर रहा है 12, तो यहाँ पे मैं 12 लिखूंगी, कॉमा n2 + 1 लिखूंगी और कॉमा 2 स्टेप कॉमा 4, स्टेप वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो स्टेप वैल्यू 4 डाल देंगे, तो 4 4 करके स्किप करके प्रिंट होगा। आगे समझ में? देखो, अभी तुम लोग कंप्यूटर में आउटपुट क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करोगे इस एग्जाम में, जो भी, हाँ ठीक है, अपना पहले टेस्ट अपना यहाँ पे सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद अगर सेल्फ चेक करना है, अपने आप को चेक करना है, तब कंप्यूटर में डाल के चेक कर रहे हो कि तुमने जो सॉल्व किया वो सही किया कि नहीं। लेकिन तुमको कंप्यूटर में डाल के आउटपुट चेक करते रहोगे तो तुम लोग सीखोगे ही नहीं कि कैसे हम ड्राई रन आउटपुट निकालते हैं। एग्जाम में तो तुमको कंप्यूटर नहीं मिलेगा ना अभी थ्योरी पेपर में, तो तुमको क्या सीखना है? तुमको सीखना है स्टेप बाय स्टेप ये कैसे सॉल्व हो रहा है। सबसे पहले माई फंक्शन कॉल होता है, उसके 10 और 20, तो फर्स्ट वैल्यू को 10 गया, दूसरे वैल्यू को 20 गया। अब तुम उसमें खुद चेंजेस करो, पहले इसमें 20 कर दो, फिर 10 करो, फिर तुम खुद ही कैलकुलेट करो कि तुम्हारा क्या आ रहा है, उसके बाद तुम कंप्यूटर में डाल के चेक कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे पहले x कर दो, %n1 कर दो, x%n1, उसका क्या आउटपुट आ रहा है खुद पहले सॉल्व करो, आंसर लिखो, उसके बाद फिर कंप्यूटर से चेक कर सकते हो।
शुरू में ही कंप्यूटर में अगर चेक कर रहे हो तो फिर कभी सीखोगे ही नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथन फंक्शन टाइप। फंक्शंस जो होते हैं वो हम मॉड्यूल फंक्शन होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन होता है, रैंडम उसका एक मॉड्यूल है, फंक्शन के टाइप्स नहीं है। हम लोग रैंडम फंक्शन तो सीखे हैं, रैंडम का एक प्रोग्राम भी, रैंडम इंपोर्ट रैंडम करके हम लोग एक आउटपुट क्वेश्चंस भी आएगा एग्जाम में। लेकिन जब हम फंक्शन, पाइथन फंक्शन के जो टाइप्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसमें हमने बिल्ट इन में क्या क्या पढ़ा था। बिल्ट इन में हमको कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, जैसे कि प्रिंट, इनपुट, ये सारे बिल्ट इन फंक्शन है। और जिसमें हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट मैथ या इंपोर्ट रैंडम, तो ये सारे मॉड्यूल फंक्शंस है, ठीक है। इंपोर्ट करके उसके बाद हम उसके फंक्शंस को यूज करते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं, जो डेफ करके हमने अभी देखा था एक क्वेश्चन, जो डेफ करके हम लिखते हैं और उसके बाद उसको हम कॉल करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, इसको यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। तो 3 टाइप के जो पाइथन फंक्शन टाइप्स होते हैं, मॉड्यूल, यूजर डिफाइंड, बिल्ट इन। तो इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर आ जाएगा कि इनपुट क्या है, प्रिंट क्या है, तो आंसर क्या लिखोगे कि वो एक बिल्ट इन फंक्शन है। डेफ किस में यूज होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन में यूज होता है। इंपोर्ट हम किस में करते हैं, इंपोर्ट जो भी मॉड्यूल फंक्शंस होते हैं उसमें इंपोर्ट किया जाता है। रैंडम एक मॉड्यूल है, पाइथन फंक्शन का टाइप नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन में नॉट अ पाइथन लिखा है, नॉट अ पाइथन फंक्शन टाइप, तो इसमें रैंडम लिखोगे। नेक्स्ट, द एक्सटेंशन ऑफ टेक्स्ट फाइल इज डैश, एन एक्सटेंशन ऑफ पाइथन कोड फाइल इज डैश। ये तो सबको आता है। 13 का आंसर बता दो जल्दी से। टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .txt, और पाइथन कोड का .py, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पहला डैश .txt है और दूसरा डैश .py है। चलो नेक्स्ट, when reading a file using the file object, which method is best for reading the entire file into a single string? अब ये हम लोगों ने जब टेक्स्ट फाइल किया था उसमें हमने ये सीखा था कि रीड लाइन और रीड लाइंस तीनों में क्या डिफरेंस है। ये टेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन है। तो जब when reading a file using the file object, which method is best for reading the entire file into a single string? पूरे फाइल को एक सिंगल स्ट्रिंग में लेके फिर फॉर लगा के एक एक कैरेक्टर को जब हम एक्सेस करते थे, मेंबरशिप ऑपरेटर लगा के, इन लगा के, तब हम कौन सा यूज करते हैं, रीड यूज करते हैं, ठीक है। रीड लाइन क्या करता है, खाली एक एक लाइन को एक्सेस करता है। रीड लाइन से ये लाइंस लेकिन पूरे एज अ सिंगल स्ट्रिंग करके नहीं स्टोर करता है। उसमें रीड लाइंस में फॉर लूप लगाओगे तो एक एक लाइन उठ के आएगा, इन ऑपरेटर से, मेंबरशिप ऑपरेटर से फॉर लूप में डालोगे तो एक एक लाइन आएगा। इसमें जो है एक एक कैरेक्टर आएगा। अगर तुम उसमें फॉर एक्स इन स्ट्रिंग जो भी रीड करने के बाद जो भी फाइल डॉट रीड कर रहे हो, फॉर एक्स इन फाइल डॉट रीड, तो एक एक कैरेक्टर आएगा। अगर स्प्लिट, रीड डॉट स्प्लिट कर दोगे तब वर्ड आएगा, एक एक वर्ड आएगा। तो इस क्वेश्चन में पूरे फाइल को रीड करने के लिए रीड दिया गया है। अगर इसमें बोला जाता कि अगर वर्ड को हमको डिस्प्ले कराना है तो रीड डॉट स्प्लिट, रीड के आगे ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस डॉट स्प्लिट पैरेंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ W in फाइल हैंडलिंग? ये तो पता है सबको, बोल दो आंसर। W is to write, ठीक है। W राइट करने के लिए होता है। जब ऐड करना होता है तो हम अपेंड करते हैं। रीड करने के लिए R यूज होता है।
तो इसमें तीन ही मोड्स ज़्यादातर यूज हो रहे हैं, स्मॉल आर, ए और डब्ल्यू। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है बाय डिफॉल्ट होता है तो कौन सा होता है, रीड होता है बाय डिफॉल्ट। सपोज उसमें कोई भी मोड नहीं दिया हुआ है ओपन करते समय तो बाय डिफॉल्ट रीड होगा। ए लिखा है तो अपेंड, डब्ल्यू लिखा है तो राइट। अगर प्लस लिखा है तो उसके साथ साथ जैसे डब्ल्यू प्लस है तो राइट एज वेल एज रीड, ए प्लस है तो अपेंड एज वेल एज रीड। ठीक है, तो उसका डिफरेंस भी हम लोग कर लेंगे कि ए प्लस प्लस ए उसका एक मैं डिफरेंस वाला जो टेबल है उसको शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट सीएसवी, ये तो आएगा ही और ये सबको पता ही है क्या होता है सीएसवी, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। थोड़ा सा पढ़ लोगे पेपर इजी है, बस पता है अभी कि क्या क्या आने वाला है क्वेश्चन पेपर में। Which function is used to save data in binary files? जब हमको सेव करना रहता है तो अब हम लोग क्या यूज करते हैं इसमें, डंप। ठीक है, सेव करते समय डंप। और अगर रीड करने के लिए बोलेंगे, रीड करने के लिए क्या यूज करोगे, सपोज रीड डेटा लिखा रहता या फिर सर्च लिखा रहता, लोड, तब लोड लिखते। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Which statements are true about the blocks in exception handling? अब इसमें exception is raised in try। try में हम ब्लॉक को डालते हैं, पूरे प्रोग्राम को डालते हैं, तो वहां पे अगर कोई भी एक्सेप्शन अगर रेज होना है तो ट्राई में रेज होता है, ये सही है। एक्सेप्शन इज हैंडल्ड इन एक्सेप्ट, ये भी सही है। जब एक्सेप्शन कोई रेज होता है तो एक्सेप्ट में हमने जो भी लिखा है वो हैंडल करने के लिए पास या जो भी हैंडलिंग कमांड्स है वो हम एक्सेप्ट में लिखते हैं। द स्टेटमेंट्स रिटन विद इन फाइनली ब्लॉक are always executed regardless of whether an exception occurred in try block or not. Now try, except, finally तीन ब्लॉक्स होते हैं। अगर ट्राई पे हमने पूरे प्रोग्राम को सपोज प्रोजेक्ट को डाला है, वहां पे कहीं पे भी कोई भी रन टाइम या कोई भी एरर, इनफाइनाइट लूप, कोई भी एक्सेप्शन रेज हो रहा है तो एक्सेप्ट में हमने जो भी लिखा है वो हैंडलिंग टूल्स होता है, और फाइनली में जो हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा ही। फाइनली में हम जो भी लिखते हैं, द स्टेटमेंट्स रिटन विद इन फाइनली ब्लॉक आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड regardless of whether an exception occurred in try block or not। कोई एरर हो या ना हो, फाइनली ब्लॉक वो हमेशा एग्जीक्यूट करेगा ही। अगर है एरर तो भी एक्सेप्ट में आके जो भी एक्सेप्ट में लिखा है वो एग्जीक्यूट करने के बाद फाइनली, क्योंकि एक आउटपुट क्वेश्चन में ये आएगा ही जिसमें ट्राई में दिया रहेगा ट्राई, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में प्रिंट करके कुछ दिया रहेगा, फाइनली में प्रिंट करके कुछ दिया रहेगा। तो अगर एरर है प्रोग्राम में तो एक्सेप्ट में जो है उसको प्रिंट करके फिर फाइनली में जो है उसको प्रिंट करोगे। अगर एरर नहीं है प्रोग्राम में तो खाली फाइनली में जो लिखा हुआ है उसको प्रिंट करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर तो ऑल ऑफ दीज है। इसका एक बार हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे प्रोग्राम्स में, क्योंकि प्रोग्रामिंग का जो आएगा जिसमें आउटपुट लिखना होगा उसमें खाली तुमको ये देखना होगा कि ट्राई के आगे कोलन करके जो ब्लॉक है अगर उसमें एरर है तो फिर एक्सेप्ट में अगर कोई प्रिंट स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करके फाइनली का प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट कर दोगे, और अगर एरर नहीं है तो खाली फाइनली का प्रिंट कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following statement opens a binary file record.bin in write mode and writes data from a list this on the binary file? इसमें से कौन से कमांड से हम एक राइट मोड में हम record.bin फाइल को ओपन करेंगे और उसमें हम इस लिस्ट के वैल्यूज को डालेंगे। तो इसके लिए हम डायरेक्टली भी फाइल इक्वल्स टू ओपन करके लिखते थे या फिर इसको विथ यूज करके विथ दिस एज आइडेंटिफायर डाल के, उसके बाद हम इसमें क्या करना है, राइट करना है तो डंप यूज होगा, डंप लिस्ट वन इन माई फाइल। तो फर्स्ट वाला करेक्ट है, माई फाइल लिस्ट वन गलत है, पहले लिस्ट आएगा जिसको दिस लिस्ट वन इज टू बी रिटन
So list 1 should come first. In which file it is to be written, that is the second argument. तो सेकेंड वाला गलत हो गया है. थर्ड वाले में हमने क्या लिखा है, विथ ओपन रिकॉर्ड बिन रीड मोड, नहीं ये राइट मोड है, ये गलत हो गया. रीड मोड, अपेंड मोड भी गलत हो गया क्योंकि ऊपर राइट लिखा हुआ है. तो इसका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला. अपेंड मोड में फिर भी ऐड हो जाता, लेकिन ये वाला भी गलत हो गया अपेंड मोड का. तो इसमें खाली फर्स्ट वाला ठीक है. ठीक है, लिस्ट 1 पहले आएगा, माई फाइल बाद में आएगा. अपेंड मोड में भी हम अगर लिस्ट 1 और कॉमा माई फाइल लिखते तो वो भी सही होता, क्योंकि उसमें भी राइट ही हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, अलंकार wants to check whether her name is listed in list.dat or not. Which command he can write to open the file? ठीक है, वो चेक करना चाहता है कि her name is listed in list.dat. list.dat में उसका नाम है कि नहीं. तो इसमें वो कौन सा यूज करेगा, ओपन करना है फाइल को रीड मोड में, विथ से भी हम ओपन कर सकते हैं. तो ये तो दोनों सही हो जा रहा है. तो इसमें बोथ ए एंड बी. ठीक है, फाइल को ओपन करने के लिए हम दो मेथड यूज कर सकते हैं. एक, आइडेंटिफायर को पहले डाल के इक्वल्स टू ओपन, किस फाइल को ओपन करना है और किस मोड में ओपन करना है. या फिर विथ यूज करके, विथ ओपन फंक्शन, उसमें पहला आर्ग्यूमेंट होता है जिस फाइल को ओपन करना है, दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है, ये बाय डिफॉल्ट भी आरबी होता है. अगर आरबी नहीं भी लिखा होता तो भी वो सही होता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट होता है. एज आइडेंटिफायर को बाद में लिख के हम इसको भी कर सकते हैं. आगे समझ में, तो दोनों इसमें सही है, बोथ ए एंड बी होगा. नेक्स्ट, 21st, to write data into binary file, which mode will be used? ये तो सबको पता है. बाइनरी फाइल में लिखने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, WB यूज होता है. ठीक है. अगर इसमें क्वेश्चन में रहता कि रीड एज वेल एज राइट इन टेक्स्ट फाइल और CSV फाइल, तो R+ होता. रीड इन अ बाइनरी फाइल में RB होता. राइट एज वेल एज रीड इन एनी फाइल, टेक्स्ट फाइल, CSV फाइल, तो उसमें W+ होता. तो इस वाले क्वेश्चन में 21 में हम बाइनरी के लिए B है, W राइट के लिए है. Syntax for opening student.csv file in write mode is this. What is the importance of new line? अब ये न्यू लाइन हम लोगों ने डिस्कस किया था. न्यू लाइन जो होता है उससे एंड ऑफ लाइन ट्रांसलेशन इज सप्रेस्ड. अदरवाइज व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट यूज दिस न्यू लाइन, तो वो जब आउटपुट दिखाता है या स्टोर करता है, उसमें देखे होगे आउटपुट में वो एंड ऑफ लाइन दिखाता है. तो एंड ऑफ लाइन, EOL, एंड ऑफ लाइन को EOL बोलते हैं. ट्रांसलेशन इज सप्रेस्ड. बाकी देख लेते हैं. अ न्यू लाइन गेट्स एडेड टू द फाइल. अगर नहीं यूज करोगे न्यू लाइन तो फिर क्या होता है, अ न्यू लाइन गेट्स एडेड टू द फाइल. Empty string gets appended to the first line, no. Empty string gets appended to all lines, no. इसमें एक्चुअली एक न्यू लाइन ऐड होता है, बाकी empty string इसमें नहीं होता है. तो इसका आंसर जो है D है. अगर इसमें बोला जाता है कि अगर न्यू लाइन नहीं लिखा रहता यहाँ पे तो क्या होता, CSV फाइल में अगर हम इसको आर्ग्यूमेंट को नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा, एट्रीब्यूट बोल सकते हो, आर्ग्यूमेंट बोल सकते हो. तो उसमें क्या होगा, अ न्यू लाइन गेट्स एडेड टू द फाइल. ये न्यू लाइन वाला क्वेश्चन आएगा, इसलिए न्यू लाइन को भी अच्छे से CSV फाइल में यूज करते हैं हम लोग. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन इसको कर लेते हैं. हाँ, द CSV फाइल कैन बी ऑपरेटेड बाय डैश सॉफ्टवेयर. CSV फाइल तुमने देखा ही है, जब हम लोग CSV फाइल बनाते थे हम एक्सेल में या फिर नोटपैड में या स्प्रेडशीट में, कॉमा सेपरेटेड है, हम उसको नोटपैड में, वर्ड में, कहीं पे भी हम ओपन करके उस CSV फाइल को देख सकते हैं. तो इसमें क्या होगा, CSV फाइल इसीलिए इतना फेमस है आजकल, हम लोग CSV फाइल से ही डेटास को शेयर करते हैं.
तो ऑल ऑफ द अबव होगा इसमें। Which of the following is not a function method of CSV module in Python? CSV जब हमने किया था तो उसमें हमने क्या क्या मॉड्यूल्स फंक्शंस यूज किए थे, मेथड्स यूज किए थे CSV में? रीडर यूज किया था, राइटर यूज किया था, राइट रो किया था, राइट रोज एस वाला भी हमने किया था। लेकिन ये किसका फंक्शन है? टेक्स्ट फाइल का, ठीक है, CSV का नहीं है। तो नॉट लिखा हुआ है, कौन सा नॉट होगा इसमें? रीड होगा। बाकी सारे CSV के फंक्शंस है, ठीक है। CSV मॉड्यूल्स के रीडर, राइटर, राइट रो, राइट रोज, ये सारे उसके फंक्शन और मेथड्स है, रीड नहीं है CSV का। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर फॉर ओपनिंग CSV फाइल इन विंडोज इज। CSV फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, देखे होंगे कि जब हम ओपन करते हैं तो किस में ओपन होता है? वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। डैट फाइल को भी हम एक्सेल में करते हैं और CSV फाइल को भी हम एक्सेल में टैबुलर फॉर्म में जब हम देखते थे तो एक्सेल में ओपन करते हैं, ठीक है। इसमें वर्ड नोटपैड भी अगर आएगा तो फिर नोटपैड में भी हम कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सारे आउटपुट क्वेश्चन है जिसमें टाइम कंज्यूमिंग है। सेक्शन बी जो रहेगा उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तुम लोग को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। देखो 55 क्वेश्चंस है, 55 क्वेश्चंस में तुम लोगों को सेक्शन बी के क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, इसलिए इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम रखना। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। नेम निश्चय, मनोज, निर्भय, नीलू, मैक्स। नेम, मैक्स क्या करता है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके जो लास्ट वैल्यू है उसको। अब इसमें असेंडिंग ऑर्डर में जब तुम अरेंज करोगे ABCD तो जब स्ट्रिंग लेते हो तो स्ट्रिंग में पहला मनोज आ जाएगा फर्स्ट पे, 0 पे। अगर नेम 0 डालोगे ऐसे सॉर्ट करने के बाद तो मनोज पहले आ जाएगा। 3 नाम N से है तो सेकंड कैरेक्टर I है। थर्ड कैरेक्टर हम देखेंगे, थर्ड कैरेक्टर इसमें R है, इसमें L है, इसमें S है, तो मेरे को लगता है S लास्ट में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? मैक्स का मतलब है जो लास्ट, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो लास्ट में जाएगा वो मैक्स नेम से आएगा। नेक्स्ट, रीड द कोड गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। ये दिया हुआ है इसमें। ओपन में राइट मोड में ओपन हुआ है, मॉर्निंग हमने राइट किया, क्लोज किया। इफ फाइल कंटेन्स गुड बिफोर एग्जीक्यूशन व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ द फाइल आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कोड। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें पहले से फाइल में गुड था, मैंने राइट मोड में ओपन किया। मैं अगर राइट मोड में ओपन कर रही हूँ तो ओवरराइट हो जाता है, तो खाली मॉर्निंग बचा उसमें। अगर इसी को अगर अपेंड मोड में होता तो गुड मॉर्निंग होता, ठीक है। तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? खाली मॉर्निंग इसमें रहेगा, तो इसका आंसर C हो जाएगा, मॉर्निंग। लेकिन इसी क्वेश्चन में मैं अगर इसको चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे A डाल देती हूँ, तो इसका आंसर फिर गुड मॉर्निंग हो जाएगा। आगे समझ में? 27th। नेक्स्ट 28th को सॉल्व करो। गिवन लिस्ट, एक लिस्ट दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 लिस्ट कोलन कोलन -1 रिवर्स कर रहा है। स्टेटमेंट 2 भी रिवर्स फंक्शन यूज करके हम रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में रिवर्स फंक्शन यूज हो रहा है। विच स्टेटमेंट मॉडिफाइज द कंटेंट ऑफ ओरिजिनल लिस्ट। हाँ देखो, ये खाली रिवर्स करके वो प्रिंट करा रहा है, प्रिंट में यूज करते हैं, लेकिन ओरिजिनल में वो रिवर्स नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि ओरिजिनल लिस्ट को रिवर्स करवाना है तो फिर हम list1 डॉट रिवर्स यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया है विच स्टेटमेंट मॉडिफाइज द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट। उसी लिस्ट में वैल्यूज रिवर्स होंगे कब? जब हम स्टेटमेंट 2 यूज करेंगे।
और स्टेटमेंट 1 हम प्रिंट के लिए रिवर्स को प्रिंट जब कराना होता है तब यूज करते हैं, तो या फिर किसी दूसरे लिस्ट में स्टोर, सपोज लिस्ट 2 इक्वल्स टू लिस्ट 1 करके हमने ये लिखा हुआ है कोलन कोलन -1, तो लिस्ट 2 में जाके वो सेव हो रहा है। लेकिन उसी लिस्ट 1 में अगर मेरे को रिवर्स कराना है तो मैं लिस्ट 1 डॉट रिवर्स यूज करूंगी। Next, what will be the output when the following code is executed? String 1 is written, ये तो बहुत easy है, just reverse हो रहा है, कुछ उसका जो कैपिटल स्मॉल है वो एज इट इज रहेगा, खाली उसको रिवर्स में हमको लिख देना है। तो इसका आंसर कौन सा है? नितिन। ठीक है, जस्ट रिवर्स, कैपिटल जो है वो कैपिटल ही रह जाएगा, स्मॉल जो है वो स्मॉल ही रह जाएगा, कोलन कोलन -1 रिवर्स हो जाता है। तो रिवर्स का एक क्वेश्चन आएगा ही पेपर में। ठीक है, अच्छे से उसको इंडेक्सिंग, रिवर्स करना, फॉरवर्ड इंडेक्स, बैकवर्ड इंडेक्स, सॉरी रिवर्स इंडेक्स, नेगेटिव इंडेक्स उसको बोलते हैं, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फाइंड आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। i इन रेंज 15 से लेके 9 -2 i प्रिंट हो रहा है, और एंड का मतलब है उसी हॉरिजॉन्टली वो प्रिंट करेगा। तो इसमें क्या होगा, 15 -2 करने पे 13, -2 करने पे 11, 9 से पहले रुक जाएगा तो 9 प्रिंट नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ए हो गया। आ रहा है समझ में? इसको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। मैं रोज एक सुबह और एक शाम को 2 पेपर डालती जाऊंगी डेली। मॉर्निंग में एक पेपर दे दूंगी, सॉल्व कर लेना, और बाकी अपने बुक से तो पढ़ना ही है, क्योंकि बुक के अंदर अच्छे से समझना है हर चीज को। तो एनसीईआरटी बुक भी मैं शेयर कर दूंगी, तो अच्छे से पढ़ लोगे। तुम्हारे पास जो बुक है, सुमिता अरोरा, प्रीति अरोरा, जो भी बुक है उससे अच्छे से पढ़ोगे, और डेली एक पेपर थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे। तो पहले मॉर्निंग में मैं डाल दूंगी विदाउट आंसर, फिर 2 घंटे बाद सॉल्व करने के बाद मैं आंसर दे दूंगी। तुम लोग सेल्फ चेक करके कितना मार्क्स मिल रहा है खुद ही चेक कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगा। उसमें कुछ जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा मार्क करके रख लेना। शाम को हम लोग एक आधे घंटे का डाउट क्लियरेंस वाला एक सेशन रख लेंगे शाम को। तो जो जो डाउट होगा उसको एक पेज में लिखते रहना कि ये नहीं समझ में आ रहा है। जैसे सीक और टेल का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा सा आउटपुट क्वेश्चंस में, फिर पिकलिंग अनपिकलिंग के क्वेश्चंस, फिर ये स्लाइसिंग के क्वेश्चंस, जो जो आएगा ही उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट? ये भी बहुत ईजी है, रेंज में 100 से लेके 20 -20 तक जा रहा है। तो 100, 80, 60, 40, 20 से पहले रुक जाएगा। तो इस केस में 31 में हम आंसर जो है, ए और बी में कोई डिफरेंस दिख रहा है? मेरे को तो कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है ए और बी में, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ए और बी एकदम सेम दिख रहा है। ठीक है, तो ए और बी में से दोनों ही करेक्ट है, ए और बी इस केस में। इसमें टाइपोलॉजिकल मिस्टेक है, एक को चेंज कर देते हैं, एक को 40-20 कर देते हैं। सपोज यहाँ पे 40 है, उसके बाद कॉमा करके 20 कर देता है। ठीक है, तो तुम्हारा बी करेक्ट हो जाएगा। 32, चूज द correct code to write one record of student in binary file named mybinary.dat. mybinary.dat में तुमको एक रिकॉर्ड पूरा डालना है। तो इसको कैसे डालोगे? फाइल ऑब्जेक्ट ओपन mybinary.dat wb, ये तो खाली ओपन हो रहा है, लिख नहीं रहा है। सेकेंड में राइट मोड में ओपन होके डम लिस्ट वैल्यूज, लेकिन लिस्ट वैल्यूज को तो तुमने लिया नहीं। इंपोर्ट पिकल, ये ठीक है, लिस्ट वैल्यूज ले लिया है। उसके बाद फाइल ऑब्जेक्ट ओपन किए wp, उसके बाद पिकल में राइट कर रहे हो, सही है। हाँ, राइट करने के बाद क्लोज, जब भी हम इंपोर्ट करते हैं उसके बाद यूज करने के बाद लास्ट में क्लोज। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट तुमको दिख रहा है वो लास्ट वाला है। ठीक है, बाकी हाँ, खाली ओपन करने बोलते हैं तो ये पहला वाला होता। ओपन करके खाली डंप करना, लिस्ट में ऑलरेडी वैल्यूज डले हुए हैं, अगर बोला जाता है कि वेरिएबल में ऑलरेडी वैल्यूज हैं तो फिर ठीक है।
हाँ, खाली इंपोर्ट करके तुमको लिस्ट वैल्यूज पूरा, इसमें पूरा कोड मांगा है, करेक्ट कोड बोला है, तो इसमें क्लोज तक हम लोग करते हैं, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 32 का डी। नेक्स्ट 33, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। L1 L2 में L1 हमने वैल्यूज डाल दिए हैं, L1 का 0 1 2 85 को चेंज करके हमने 100 कर दिया है। अब L1 और L2 को प्रिंट कराना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम कोई भी लिस्ट को हम दूसरे लिस्ट में डालते हैं, उसके बाद जब वैल्यूज को हम चेंज करते हैं तो वो दोनों में चेंज होता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, जबकि वेरिएबल्स में नहीं होता, अगर वेरिएबल, एक वेरिएबल का वैल्यू हम दूसरे वेरिएबल में डाल के अगर उस वेरिएबल के वैल्यू में +2 करते तो पहला वाला वैल्यू जो है वो एज इट इज रह जाता। लेकिन लिस्ट केस, जो लिस्ट होता है उसमें ये चेंज हो जाता है। तो इसके लिए ये इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। इसको याद रखना कि जहां पे लिस्ट दिया हुआ है, हाँ, उसमें अगर कॉपी करके, हम लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया था, सपोज यहाँ पे L1 डॉट कॉपी करके अगर करते हम तो उस केस में उसका एक कॉपी फॉर्म होके जाता, तब चेंज करने पे वो इफेक्ट नहीं करता। लेकिन जब डायरेक्टली हम दे रहे हैं तो फिर वो चेंज होने पे वहां पे भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट 34, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम गिवन बिलो। ए का वैल्यू 100 है, डेफ पहले हमने फंक्शन को कॉल किया तो 100 चला गया इस ए के पास, फिर ए का वैल्यू हमने 20 कर दिया, फिर हम जब बाहर आके यहाँ पे प्रिंट ए इज नाउ कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड तो यूज किया नहीं है, ठीक है। अगर हम ग्लोबल ए यूज करते तो फिर इस वैल्यू को लेता, ये लोकल वैल्यू है, ये लोकल वैल्यू मतलब ये खाली डेफ के अंदर ही एग्जिस्ट, यहीं पे खाली प्रिंट अगर ए होता तो फिर 20 प्रिंट करता, लेकिन ये ग्लोबल वैल्यू को ही प्रिंट करेगा, तो 100 प्रिंट करेगा इस केस में, ठीक है। तो a इज 100, ये प्रिंट होगा। यहाँ पे एक a इज 20 करना चाहिए था, तब जाके कंफ्यूजन, 2 में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, ठीक है। कंफ्यूजन कब होगा, जब 20 लोकल वैल्यू, अच्छा 20 अगर प्रिंट कराना होता, a इज नाउ 20, तो मेरे को प्रोग्राम में क्या चेंज करना पड़ता, इसके बाद यहाँ पे ग्लोबल a अगर मैं लिख देती तो a इज नाउ 20 प्रिंट होता, ठीक है। ये लोकल वर्सेस ग्लोबल का एग्जाम्पल है। इसमें याद रखोगे कि अगर ग्लोबल मैंने कीवर्ड यूज किया है तो वो लोकल वैल्यू जो फंक्शन के अंदर है, लोकल वैल्यू, ये बाहर हम यूज करेंगे तो ये 20 हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पे ग्लोबल ए नहीं यूज किया है तो वो लोकली रह जाएगा और यहाँ पे ग्लोबल वैल्यू प्रिंट होगा, 100 प्रिंट होगा। 34 हो गया। 35, what is the output of hello plus string of this। स्ट्रिंग को जब हम प्लस यूज करते हैं तो क्या होता है, वो कॉन्कैटिनेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एज अ स्ट्रिंग नहीं यूज हुआ है, एज न्यूमेरिकल वैल्यू यूज हुआ है, उसके बाद हमने स्ट्रिंग लिखा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ये पहले प्लस होगा, तो जब प्लस होगा 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4, तो ये पहले ये इंटीजर, दो इंटीजर्स प्लस हो रहे हैं तो ये 4 4 4 हो जाएगा। फिर मैंने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और हेलो से कॉन्कैटिनेट, अब ये वाला प्लस साइन जो है ये कॉन्कैटिनेट कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये, ठीक है। अच्छा, मेरे को अगर पहला प्रिंट कराना होता तो क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ता है इसमें ताकि मेरा आउटपुट ए वाला आ जाए, इनको स्ट्रिंग बना, 1 2 3 और 3 2 1 को स्ट्रिंग कर देना। हाँ, तो उसमें सिंगल कोट्स में अगर मैं इसको डाल देती, यहाँ पे ऊपर अगर मैं सिंगल कोट्स डाल देती, ठीक है, सपोज मैं ऐसे करके, कॉमा नहीं सॉरी, सिंगल कोट्स डाल देती, तो फिर ए ऑप्शन सही होता। अब सिंगल कोट या डबल कोट्स कुछ भी डाल दो, अब हमारा ए ऑप्शन सही होता, ठीक है। लेकिन मैंने सिंगल कोट डबल कोट नहीं डाला था, तो वो प्लस साइन जो है वो इंटीजर का प्लस साइन मीन्स वो एडिशन हो गया, और यहाँ पे तो ये एडिशन का हो गया और ये कॉन्कैटिनेशन का हो गया, कॉन्कैटिनेशन में ज्वाइन करता है।
Next, 36. Consider the following code and choose correct answer. Def T इक्वल्स टू नेम एज, कनक शर्मा नेम के पास चला गया, 20 एज के पास, रिटर्न कनक शर्मा 20, तो ये लिस्ट टी के पास आया, और फिर टाइप, डेटा टाइप उसका प्रिंट करना है। ठीक है, तो इस केस में क्या आ रहा है, इस केस में नेम एज के पास एज नेम 20 कनक शर्मा, इसको मेरे को थोड़ा चेक करना पड़ेगा, शायद स्ट्रिंग होगा, इसका लिस्ट होगा या फिर स्ट्रिंग होगा। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, मैं भी अब आउटपुट को चेक करने के लिए कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। इसका आंसर रिटर्न प्रिंट, कोट्स को हमेशा चेंज करना पड़ता है, कोट्स डबल कोट्स को चेंज करना पड़ता है, ये भी सिंगल कोट को भी चेंज, अच्छा टी को उन्होंने सिंगल कोट में, ओ ये तो स्ट्रिंग है आंसर, सॉरी मैंने खाली टी देखा था, हाँ ठीक है स्ट्रिंग आंसर है, क्योंकि टी इज इन सिंगल कोट, स्ट्रिंग है, अगर टी सिंगल कोट में नहीं होता तो लिस्ट होता। ठीक, देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा सा, ये टी जो है ये सिंगल कोट में वेरिएबल नहीं है, खाली टी होता तो वो एक वेरिएबल होता, तब उसका आंसर लिस्ट होता, अब टी को इन्होंने सिंगल कोट में डाल दिया, फटाक से हम लोग क्या देखेंगे, हम एक लिस्ट देखेंगे, और टी लिस्ट है, टाइप टी पूछा है तो हम फट से लिस्ट को कर देंगे, लेकिन वो टी को उन्होंने सिंगल कोट्स में डाला है, तो ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, थोड़ा सा इसलिए थोड़ा टाइम से अच्छे से चेक कर लेना कि कहाँ पे छोटा सा चेंज करके रख दिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द प्रोग्राम गिवन बिलो। माय फंक्शन में 5 आ गया, देन k, फॉर k इन रेंज 0 to 5 2, तो 0 हो जाएगा, फिर 1 छोड़ के 2 आ जाएगा, 3 छोड़ के 4 आ जाएगा, फिर एक लिस्ट में वैल्यूज आ गए, इंटू 2 रिपीट होता है, तो रिपीटेशन में a हो जाता है 0, ये इसका आंसर a हो जाएगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि कोई भी लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे या तो एक फॉर्मूला या फिर एक वेरिएबल, और फिर उसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने k, फॉर k इन रेंज 0 to x स्टेप 2, तो इसमें क्या हो रहा है, 0 x का वैल्यू 5 है, तो 0 स्टेप 2 का मतलब एक एक छोड़ के, तो 1 छोड़ के 2 आ जाएगा, 3 छोड़ के 4 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हम किसको दे रहे हैं, एक लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे k प्लस 5 लिखा रहता तो 0 फर्स्ट वैल्यू आता और l के पास प्लस 5 होके 5 आता। इसको थोड़ा सा कल हम लोग ना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है एग्जाम में, तो उसका थोड़ा सा ये फॉर्मूला लगा के कैसे सॉल्व होता है, इसको थोड़ा सा क्रिएट करना लिस्ट को, उसके बाद लिस्ट में हम रिपीट करने के लिए स्टार लगाते हैं, तो लिस्ट में रिपीटेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, based on the below code, what maximum value can be assigned to from and minimum value can be assigned to to। एक ये रैंडम वाला क्वेश्चन आएगा ही, रैंडम डॉट रैंडेंट में दोनों इंक्लूसिव होता है, रैंड रेंज में एक माइनस होके आता है, तो रैंड रेंज में स्टॉप वैल्यू जैसे रेंज काम करता है सेम वैसे ही काम करता है, तो इस केस में सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम का, तो फ्रॉम का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 3 है,
3 से कम 2 है, और मिनिमम वैल्यू 2 का मिनिमम वैल्यू 2 है। ठीक है, तो इसका आंसर 2 रैंड रेंज maximum value assigned to from। इसका भी आंसर एक बार मैं देख के बताती हूँ, इसको में भी मेरे को डाउट हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर किससे पता चलेगा? मैक्सिमम वैल्यू, इसको एग्जीक्यूट करके। इसका आंसर मैं भी नहीं मार्क कर रही हूँ, कल थोड़ा सा एक बार इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, इसका एक्चुअली में आना चाहिए 2 इसमें 3 दिया हुआ है। ठीक, देख लेते हैं। चलो 39th वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चूज करेक्ट आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड। इसमें प्रिंट चेक 10 5, तो x का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू 5 है। 10 is not equals to 5, yes, it will return y plus 10, that is 5 plus 10 15। so 39 का 15 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये तो इजी है। इसमें चेक को हमने कॉल किया, पहला वैल्यू 10x को दिया, 5 is given to y। now both are not equal। क्या गड़बड़ हो रहा है? both are not equal, ट्रू है। 10 is not equal to 5, ट्रू है, तो ट्रू में x plus 5, 10 plus 5 15, दोनों में 15 रिटर्न हो रहा है। इसमें भी 15 रिटर्न हो रहा है, उसमें भी 15 रिटर्न हो रहा है, इसीलिए मैंने गलत सॉल्व करके भी आंसर सही बता दिया। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा, 15 होगा। चलो नेक्स्ट। यू हैव गिवन अ file school.txt, the content is this, what will be the output of the following code? in file open school.txt, x in file.read, पूरे को रीड कर लेगा, रीड करने के बाद काउंट करेगा इन को, तो इन काउंट करना है। फिर y कितने बार इन, हाँ चलो इन कितने बार है इसमें, 1 2 बार इन है, तो 2 प्रिंट होगा इसमें। ठीक है, x डॉट काउंट इन मतलब उसको रीड करके पूरे फाइल को, ये फाइल है तुम्हारा, इसको पूरा उसने ओपन किया, रीड मोड में रीड किया, तो x के पास पूरा फाइल आ गया, उसमें काउंट किया इन कितने बार, y में स्टोर किया, और प्रिंट y, तो 2 times 2। Next, consider the code given below and identify how many times the message all the best will be printed। कितने बार all the best प्रिंट हो रहा है? इसके आंसर्स में एक बार देख लेती हूँ। आंसर 0 2 1 3, ये आंसर्स है। ठीक है, तो इसको आप देख लेते हैं कितने बार प्रिंट हो रहा है। प्रोग्राम में रमेश 143 दिस इन, तो नेम के पास आ गया, ये पूरा स्ट्रिंग जो है ये नेम के पास आ गया। फॉर एक्स इन नेम में एक एक कैरेक्टर उठा के फिर हम चेक कर रहे हैं, अगर अल्फाबेट है तो अल्फाबेट प्रिंट कर रहा है, डिजिट है तो डिजिट प्रिंट कर रहा है, अपर केस है तो अपर प्रिंट कर रहा है, और ऑल द बेस्ट। तो क्वेश्चन में क्या है कि ऑल द बेस्ट कितने बार प्रिंट होगा, ये तीनों को छोड़ के। इज अल्फा, इज डिजिट, इज अपर। ठीक है, तो अल्फाबेट को छोड़ दो, डिजिट्स को छोड़ दो, बाकी बचे स्पेशल कैरेक्टर्स। 2 स्पेशल कैरेक्टर दिख रहा है मेरे को, @ और डॉट, तो 2 बार ऑल द बेस्ट प्रिंट होगा। इसमें अपर का कोई रोल ही नहीं है, क्यों? अपर कभी वो प्रिंट होगा ही नहीं। अगर पूछते कितने बार अपर प्रिंट होगा, एक बार भी नहीं। क्यों? क्योंकि इज अल्फा में अल्फाबेट प्रिंट हो जाता, उसके बाद वो एलिफ में आता ही नहीं। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता तो एलिफ में आता ही नहीं, अल्फाबेट में अल्फाबेट प्रिंट हो जाता, तो इज अपर में तो कभी आएगा ही नहीं वो, तो अपर तो 0 टाइम्स प्रिंट हो रहा है इसमें। अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है, अगर अपर पूछते तो 0 टाइम्स होता। ऑल द बेस्ट में इस अल्फा और इस डिजिट को छोड़ के स्पेशल कैरेक्टर एक है एट द रेट और यहाँ पे एक डॉट है। ठीक है, तो 2, तो 2 लिखोगे इसका आंसर, 41 का 2, तो यहाँ पे 41 का 2। नेक्स्ट 42 का क्वेश्चन है, you have given a file teacher.txt, what will be the output of the following code? ओपन हमने किया, रीड किया, इस को काउंट किया, वेरी को काउंट किया, बी में स्टोर किया, और फिर अच्छा कितने इज है और कितने वेरी है। ठीक है, तो इसमें इज कितने हैं, 1 2 2 इज है, और वेरी कितने हैं, 1 2, तो 2 + 2 4, तो बी का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका देखो, इसका आउटपुट 2 होगा, इसको काउंट करके वो रखेगा यहाँ पे 2, इसका आउटपुट 2 होगा, तो 2 + 2 4, बी के पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट, विच फंक्शन रीड्स सम बाइट्स फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल एंड रिटर्न्स इट एज अ स्ट्रिंग। हम लोग ने ऑलरेडी ये किया हुआ है, पहले भी पूछा हुआ था कि रीड से पूरे फाइल को रीड करके स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग सेव करता है, तो इसका आंसर रीड है। ये रिपीट हुआ है, रिपीट नहीं हुआ है, उधर क्वेश्चन दूसरा था, आंसर सेम था। नेक्स्ट, राइट द आउटपुट फॉर द बिलो कोड। प्रिंट माई सम, P का वैल्यू 10 है, R का वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे 10 20 किसके पास गया, A के पास, B के पास, C ने अपना डिफॉल्ट वैल्यू 300 रखा, तो 10 + 20 + 300 हो जाएगा 330। ठीक है, और दूसरा माई सम में जब कुछ भी वैल्यू नहीं देंगे तो वो सारे अपने डिफॉल्ट वैल्यूज को लेके 3 2 5 1 6 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नहीं, गलत कर रही हूँ, कोई बोलता भी नहीं है मैं गलत कर रही हूँ करके। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने P और R का वैल्यू पास किया है, P का वैल्यू 10 है, R का वैल्यू 30 है, तो 30 + 10 40 हो जाएगा, प्लस 300 तो 340 हो रहा है, तो इसका आंसर होगा C। ठीक है, यहाँ पे R है, R का वैल्यू 30 है, 30 + 10, तो यहाँ पे A का वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगा, B का वैल्यू 30 हो जाएगा, C को हमने कुछ भी नहीं दिया तो C अपना डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा 300, तो 300 + 30 + 10 340 हो जा रहा है, तो रिटर्न 340 कर रहा है वो, तो इसका आउटपुट 340 हो जा रहा है। और टैब, ये /t मतलब स्पेस छोड़ेगा, टैब स्पेस के लिए होता है। माई सम में जब कुछ भी नहीं दे रहे हैं तब 100 + 200 + 300 600 हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस। कभी कभी जल्दी जल्दी में सॉल्व करने में छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से सॉल्व करोगे। कंसिडर द बिलो स्टेटमेंट डेटा इक्वल्स टू f.read 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग वेरिएबल डेटा। इसमें क्या हो रहा है, डेटा कंटेन्स लिस्ट ऑफ 10 लाइन्स, नहीं लाइन्स नहीं, ये तो कैरेक्टर रीड, स्ट्रिंग में से कैरेक्टर ले रहा है। डेटा कंटेन लिस्ट ऑफ 10 कैरेक्टर्स, नहीं, डेटा कंटेन स्ट्रिंग ऑफ 10, हाँ ये सही है, डेटा कंटेन्स इंटीजर वैल्यू 10। तो इसका आंसर अभी हम लोग ने देखा कि रीड क्या करता है, रीड जो है वो एक स्ट्रिंग फॉर्म में सेव करता है, तो इसमें होगा स्ट्रिंग ऑफ 10 characters. Next, 46.
You have given a file book.txt. My KB is best in the world. What will be the output of the following code? Open, read, split. स्प्लिट में क्या हुआ? वर्ड्स में स्प्लिट हुआ, फिर उसका लेंथ कितने वर्ड्स से, प्रिंट साइज। तो वर्ड्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ड्स है। ठीक है, तो 7 वर्ड्स है। आ रहा है समझ में? अगर यहाँ पे स्प्लिट नहीं होता, खाली लेंथ दिया रहता, तो कितने कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस सबको काउंट करते। स्प्लिट दिया है बोल के हमने वर्ड्स को काउंट किया। अगर खाली लेन ऑफ स्ट्रिंग होता, ये मिसिंग होता, तो हम पूरे कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस काउंट करके फिर जितना आता उतना हम लिखते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 46 के बाद 47। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर मोड। कौन सा मोड हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने रीड किया है, तो इसीलिए इसका मोड क्या हो जाएगा? रीड। ठीक है, यहाँ पे हमने रीड यूज किया है, तो वहां पे आर लिखना पड़ेगा, रीड मोड हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द बिलो कोड स्निपेट एंड राइट द मिसिंग पार्ट इन स्टेटमेंट 4। स्टेटमेंट 4 में एक डैश है, तो उस डैश में क्या आएगा? इसका थोड़ा सा फॉर्मेटिंग वो हो गया है। चेंज करने गए तो और भी गड़बड़ हो गया। ठीक है, अभी नहीं कर रही हूँ चेंज। ठीक है, इसका फॉर्मेटिंग खाली ये सामने आ जाएगा। हाँ, अब इसमें लास्ट में क्लोज होता है, तो क्लोज का सिंटैक्स हम कैसे लिखते हैं? डॉट क्लोज, डॉट क्लोज। ठीक है, क्लोज में हमेशा हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, और ये डी नहीं होता है, क्लोज्ड नहीं होता है, तो इसका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। एक टपल है, प्रिंट मिन ने प्लस मैक्स से प्लस काउंट ऑफ 2। कितने 2 है? अच्छा, मिनिमम क्या वैल्यू है? 1 है मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितना है इसमें? 5 है, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6 हो गया। फिर प्लस 2 कितने बार है? 2 2 बार है, प्लस 2 हो गया। 5 6 7 8, तो इसका आंसर होगा 8। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, केस स्टडी। Raj Kuntal is collecting data of criminal persons and the prize money on them with their location. He is storing retrieving data from a file criminal.csv. It consists some records. He has written the following code in Python. As a programmer, you have to help him to successfully execute the program. इसको सॉल्व करना है। CSV फाइल है, फर्स्ट लाइन सबको पता है। ये अगर ये तो मेरे को लगता है आएगा ही, फर्स्ट लाइन इंपोर्ट CSV, तो इसको तो फट से सॉल्व कर लोगे। अगर CSV.csv है तभी ऊपर इंपोर्ट CSV होगा। अगर यहाँ पे .txt होता तो कुछ भी नहीं इंपोर्ट होता, और अगर DAT होता तो फिर पिकल, अगर अंदर डंप और लोड होता तो फिर ऊपर इंपोर्ट पिकल लिखते। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो हो गया। चलो सेकेंड लाइन क्या है इसमें? सेकेंड लाइन है, विच सिंबल इज मिसिंग इन लाइन 2। लाइन 2 में यहाँ पे ये ब्लॉक बनना है, तो ब्लॉक बनने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कोलन यूज करते हैं, तो 51 का कोलन हो जाएगा। विच स्टेटमेंट विल बी रिटन एट लाइन 4। लाइन 4 में कौन सा स्टेटमेंट आएगा? क्लोज। अच्छा, क्लोज में ऑब्जेक्ट देख लोगे, यहाँ पे एफ ऑब्जेक्ट है। अगर ओबीजे होता तो ओबीजे डॉट क्लोज होता, यहाँ पे एफ ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हमने एफ डॉट क्लोज को सिलेक्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट, विच फंक्शन टू बी यूज इन लाइन 5 टू रीड द डेटा फ्रॉम CSV फाइल। CSV फाइल से रीड करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? लाइन 5 CSV.reader। ठीक है, तो CSV.reader फंक्शन यूज होता है। नेक्स्ट, द आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग लाइन 6। लाइन 6 शो रिकॉर्ड मीन्स आउटपुट इसका कौन सा होगा? तो
तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आउटपुट के लिए। चलो आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले CSV फाइल है, ऐड रिकॉर्ड क्रिमिनल 1 में आ गए। क्रिमिनल 1 का रिकॉर्ड ये है, ये चला गया ऐड रिकॉर्ड में। तो ऐड रिकॉर्ड में हमने इसको ऐड किया लिस्ट को, ये पूरा ऐड हो गया उस फाइल में, फिर ये ऐड हो गया। ठीक है, क्रिमिनल 1 पहले ऐड हुआ, फिर क्रिमिनल 2 ऐड हो गया। फिर हमने शो रिकॉर्ड में क्या किया, रीड ओपन किया और यहाँ पे एक एक करके हमने रिकॉर्ड को उठा के फिर उसका 0 और उसका 0 1 2 2, ठीक है। 0 मतलब पहला वाला और 2 मतलब ये थर्ड वैल्यू जो होगा, इसको हमने हैश के साथ प्रिंट करा है दोनों का। तो 1 हैश 500, 2 हैश 1500। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। चलो लास्ट क्वेश्चन फाइनली, विच फाइल मोड टू बी पास टू ऐड न्यू रिकॉर्ड। ऐड करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, हमेशा अपेंड यूज करते हैं। राइट करने के लिए W, ऐड करने के लिए अपेंड, तो A होगा इसका। सो दिस वाज योर क्वेश्चन पेपर। आई थिंक इजी था। हाँ, एक क्वेश्चन में मेरे को डाउट हो रहा है, तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा, एक दो क्वेश्चन टफ। तो इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा जिसमें एक दो क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग वाले रहेंगे, बाकी इजी क्वेश्चन ही रहेंगे। तो रोज मॉर्निंग में एक पेपर, इवनिंग में एक पेपर प्रैक्टिस कर लोगे, प्लस बुक्स से समझना है तुमको। जब समझ लोगे तभी इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मैं रोज एक एक पेपर भेज दूंगी, उसको सॉल्व करके फिर आंसर्स 2 घंटे बाद दे दूंगी। उस आंसर से तुम लोग चेक कर लेना।